स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग आराम से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन का फायदा उठा रहे होंगे। ठीक है, लॉकडाउन में हम लोग अनलॉक बन गए हैं ना। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में आपको थोड़ी ब्रीफ जानकारी दी थी, तो आज हमारा स्पेशल टॉपिक यही है, संविधान संशोधन। कितने संविधान संशोधन आज तक हुए हैं, संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है और कितने तरह से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अभी तक भारत के संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि यार एक नियम आपने पढ़ा होगा कि प्रकृति के साथ हर आदमी को बदलना चाहिए। प्रकृति के साथ हर आदमी को बदलना चाहिए। क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 से आज लगभग 70 साल हो चुके 70 साल हो चुके हैं। और उन 70 सालों में क्या क्या चेंज हुआ है भाई, उस समय जो सिचुएशन थी वो आज सिचुएशन नहीं है ना। आज सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गई है, थोड़ा मॉडर्न हो गई है। उस समय जो हमने नियम कानून बनाए थे, नियम कानून तो वही चले, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हो गई। तो जब कुछ संशोधन करने की आवश्यकता होती है तभी संविधान में संशोधन किया जाता है ना, तभी संविधान में संशोधन किया जाता है। उस तरह से हम संविधान में संशोधन करते हैं। इसकी प्रक्रिया हम लोगों ने ली है दक्षिण अफ्रीका से, है ना। संशोधन 3 तरह से हो सकता है, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एक हमारा होता है साधारण बहुमत द्वारा, 2 होता है कुल बहुमत द्वारा, स्पेशल बहुमत द्वारा। एक हमारा होता है स्पेशल बहुमत प्लस विधानसभा द्वारा, स्पेशल बहुमत प्लस विधानसभा द्वारा। अब देखो ये इन तीनों में अंतर क्या है, हमने आपको बताया था। जो साधारण बहुमत होता है वो जो संसद में सदस्य होते हैं उन सदस्यों का 50% आधा अगर उस पर साइन कर देते हैं तो अमेंडमेंट हो जाता है। स्पेशल बहुमत में क्या होता है, इसमें आप लिख लो 50%, इसमें आप लिख लो 2/3%, इसमें भी 2/3%। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें तो 50% ने साइन कर दिया, काम खत्म हो गया। स्पेशल बहुमत ने पूरे सदन के, याद रखना कुल सदस्य नहीं है, इसमें उपस्थित सदस्य हैं, इसमें उपस्थित सदस्य है, इसमें कुल सदस्य हैं। ठीक है, उपस्थित सदस्य का अगर 2/3 ने अगर हां कर दिया तो वो संशोधन हो जाएगा। स्पेशल बहुमत प्लस विधानसभा में क्या होता है यार, इसमें 2/3 उपस्थित सदस्यों का 2/3 आप पास कराओगे संसद से, फिर संबंधित राज्य की विधानसभाओं से भी उसको पास कराया जाता है, राज्य विधानसभा द्वारा भी पास कराया जाता है। तो अब देखो तीनों आते क्या है, देखो साधारण बहुमत से संसद क्या करती है, राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करती है, राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करती है, राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करती है साधारण बहुमत के द्वारा। स्पेशल बहुमत के द्वारा क्या होता है, स्पेशल बहुमत के द्वारा संसद किसी भी नियम कानून को बनाती है, संसद किसी भी नियम कानून को बनाती है और ये 367 में ऐड होता है। ठीक है, 300 स्पेशल बहुमत प्लस विधानसभा में क्या होता है, किसी का चुनाव इलेक्शन करा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 बताया था। राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में भाई, तो आर्टिकल 54 आर्टिकल 55। 54 में क्या होता है, उसमें कौन कौन वोट डालेगा, और 55 में है कैसे वोट डालेगा, प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, ऐसे याद किया करो। 54 में क्या होता है कि कौन कौन वोटिंग करेगा, 55 में क्या है कि वोटिंग करने की प्रक्रिया क्या होगी, जो हमने बताया था एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल कौन सा है, 54, 55। 54, 55 के बाद 241 भी आ जाता है इसी में, है ना, 54, 55, 241। ठीक है, और स्पेशल बहुमत जो होता है, जो आप कोई भी संशोधन होता है ना, संशोधन आप देखते हो कि 104वां संशोधन हुआ, जीएसटी वाला हुआ, वो हमारे सब स्पेशल में आते हैं 2/3 में। अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, सीमा को घटाना है बढ़ाना है, क्षेत्रफल को घटाना बढ़ाना है, तो वो साधारण बहुमत में जाता है। याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कौन करता है, संसद। किस बहुमत के द्वारा करती है,
तीनों बहुमत आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे, एक और कुछ डाल देगा, उसमें हमेशा साधारण बहुमत सही होता है। संसद साधारण बहुमत के द्वारा और अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करते हुए किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करती है, नाम में परिवर्तन करती है, और यह परिवर्तन संविधान में काउंट नहीं होता है। ये जो परिवर्तन होता है वो संविधान में काउंट नहीं होता, याद रखना, मतलब संशोधन में नहीं, 368 के तहत नहीं आता है। ये दोनों 368 के तहत आते हैं, ठीक है। तो इनका तो स्पेशल भाई, इनका स्पेशल अनुच्छेद ही है, 55 हो गया, 54 हो गया और 241 हो गया, इनके तो स्पेशल अनुच्छेद है, ठीक है। इनमें क्या, इनके स्पेशल अनुच्छेद नहीं है। जब ये अमेंडमेंट हो जाता है तो नया अनुच्छेद बन जाता है ना, नया संशोधन हो जाता है। नए संशोधन का मतलब जैसे 104वां संशोधन हुआ था अभी, जो 2 एंग्लो इंडियन हटाए गए हैं, ठीक है। फिर ओबीसी के लिए भी एक आरक्षण आया है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक संशोधन आया है ना। तो ये सारे जो नए संशोधन आते हैं ना, जो नए नए संविधान संशोधन आते हैं, वो स्पेशल बहुमत 2/3 के द्वारा आते हैं। ये इसमें याद रखना 2/3 सदस्य हम वो वाले काउंट करेंगे जो प्रेजेंट होंगे, कुल नहीं होंगे भाई, यही इसमें फैक्ट याद करने वाले हैं। कुल नहीं होंगे, जितने प्रेजेंट होंगे उनका 2/3 होगा। स्पेशल में क्या हो जाएगा, स्पेशल में भी 2/3 होगा, लेकिन कुल का 2/3 होगा, और राज्य की विधानसभाओं से भी पास कराना पड़ेगा 2/3 से ही, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है हमारे संविधान के संशोधन करने की। ये तो प्रक्रिया आपको पता चल गई। अब इसके बाद कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं और उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, ये हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम आपको ये बता दें कि भारत के संविधान में अभी तक 104 संशोधन हो चुके हैं, 104 संशोधन हो चुके हैं। उन 104 संशोधन में आपको 104 संशोधन नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको वो पढ़ाएंगे। मेरा कहना हमेशा यही रहता है कि यार, मैं ऑफलाइन में भी यही बोलता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं उसको रट लो, उसके बाद आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको आप पढ़ लो, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूं उसको बिल्कुल रट लेना है ना। पहला संशोधन देखो, 104 संशोधन तो जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं उनको याद करने होते हैं। 395 आर्टिकल होते हैं, वो वकील को याद करते हैं, और आपको वकील थोड़ा बनना है, ठीक है। आपको वही लगभग 100 से 150 आर्टिकल याद कर लो आप, और भाई 104 संशोधन है तो 40 से 50 संशोधन याद कर लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। पहला संशोधन कब हुआ था भाई? 1951 में, 1951 में। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। ये सब वन डे एग्जाम की बात कर रहे हैं, मतलब जो एसएससी और पुलिस कांस्टेबल टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें कौन सा, किसके बारे में बताया गया? तो भूमि अधिग्रहण के बारे में। भूमि अधिग्रहण, ठीक है, भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण से मतलब ऐसी प्रक्रिया से है कि सरकार अगर कोई भी प्रोजेक्ट बना रही है, कोई भी अपना काम कर रही है जनता के हित के लिए, और उसके बीच में आपकी खेती आ रही है, आपका मकान आ रहा है ना, मकान आ रहा है, तो वो खेती और मकान सरकार ले लेगी, उसके बदले आपको मुआवजा देगी, ठीक है। आपने बहुत सारे चीजें सुनी होंगी कि उनकी खेती रेलवे में चली गई, उनका मकान हाईवे में चला गया, तो उनको करोड़ों रुपए मिले, 50 लाख रुपए मिले। तो सबसे ज्यादा जो मुआवजा रेलवे देता है, और उसके बाद अपना यूपीएसआईडीसी और स्टेट वगैरह देते हैं, ठीक है। तो भूमि अधिग्रहण वही था कि भाई जब 1951 के पहले, देखो भारत के विकास में बहुत सारी बाधाएं थी। 1951 के पहले बहुत सी बाधाएं थी। मेन बाधा क्या थी यार? अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, है ना, बाहर से आप सामान मंगा रहे हो, और आपके देश में रोड ही खराब है ना, रोड ही खराब है, तो क्या आप उसका व्यापार कर पाओगे? बाय द वे, आपने कश्मीर से फल मंगा लिए, है ना, रोड आपके खराब है, और वहां से ट्रक आया भाई, फंस गया उसमें, तो जितना भी फल उसमें लोडेड है वो सारा खराब हो जाएगा, समय पर मंडी नहीं पहुंच पाएगा, या समय पर मार्केट में नहीं जा पाएगा। तो इस समस्या को हटाने के लिए सरकार ने क्या किया भाई? हाईवेज बनाने शुरू किए, रेलवे लाइंस बिछानी शुरू की,
है ना, और नेशनल हाईवे बनाने शुरू किए, जो भी सड़कें थी उनको और अच्छे से करना, मॉडिफाई करना शुरू किया। तो जब ये प्रोसेस हुआ तो उन्होंने देखा कि यार भाई जो नक्शा बन रहा है, नक्शे में किसी की खेती आ रही है, किसी का मकान आ रहा है, तो उसकी खेती और मकान के चक्कर में 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट रुका है, तो क्यों ना उसकी खेती को लेके उसको 10 गुना उसको मुआवजा दे दिया जाए। तो चूंकि उस समय कानूनी अधिकार ये था नहीं भाई, अब आप किसी से बोलो कि अपनी खेती दे दो तो इतना पैसा ले लो, कोई देगा कोई नहीं भी देगा। तो उसके बाद क्या हुआ, पहला संशोधन किया गया 1951 में, उसके तहत भूमि अधिग्रहण का एक कानून आया, नवी अनुसूची जोड़ी गई। भूमि अधिग्रहण के कानून में यह लिखा है कि भाई अगर सरकार कोई भी प्रोजेक्ट ला रही है, कोई भी अपना काम कर रही है, उसके बीच में अगर आपका खेती मकान या आपकी भूमि आती है ना, आपकी भूमि आती है, तो सरकार उसका अधिग्रहण कर लेगी, सरकार उसका अधिग्रहण कर लेगी। उसके बदले आपको बाजार कीमत से 2 गुना 10 गुना जितना वो चाहे, बाजार कीमत से कई गुना ज्यादा आपको पैसे दे देगी, ठीक है। लेकिन लेना जरूरी है, ये याद रखना, लेना जरूरी है। हाईवेज अगर आपके मकान से निकल रहा है तो आप अपने मकान को बचा नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ, पैसा मिलेगा आपको, मार्केट प्राइस से आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा, लेकिन वो भाई मकान आपका ले लेगी सरकार, ठीक है। आपके मकान के चक्कर में 2,500 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सरकार नहीं रोकेगी। तभी से देखा है आपने, आज भी नितिन गडकरी साहब ने कितने सारे हाईवेज बना दिए, शायद ही ऐसी कोई रोड होगी जो अब जर्जर होगी, ठीक है। इसके बाद एक इसमें और आता है, तो भाई पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। नवी अनुसूची का विषय क्या था, भूमि अधिग्रहण। इसमें एक बात और याद रखना कि नवी अनुसूची, इसमें एक नियम और लगा दिया गया कि नवी अनुसूची के विषय को, नवी अनुसूची के विषय को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। याद रखना, नवी अनुसूची के विषय को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बाय द वे, मान लो नवी अनुसूची में अगर कोई भी विषय पढ़ा है, ये क्वेश्चन 1 लाइन में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें पढ़े विषय को आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, तो हमारा हो गया नवी अनुसूची, ठीक है। नवी अनुसूची का विषय कोर्ट में चैलेंज नहीं होता है, मतलब कि अगर आप कोई हाईवेज बन रहा है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर आपका मकान या खेती चली गई है ना, तो आप उसकी कंप्लेंट कोर्ट में नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आप किससे कुछ विवाद हुआ है या कुछ पैसे में दिक्कत है, तो उस बेस पे आप जा सकते हो, लेकिन इस बेस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि सरकार ने हमारी खेती ले ली या जमीन ले ली, ठीक है। तो ये भूमि अधिग्रहण कानून है। अब देखो, ये तो तुम्हारा वनडे एग्जाम हो गया। अब जैसे हम लोग यूपीएसआई के लिए बोलते हैं, तो इसी में यूपीएसआई के लेवल क्वेश्चन क्या आता है कि 1951 का वो कौन सा केस था जिसके तहत ये पहला 1951 में केस हुआ था, उस केस का नाम बताओ जो पहले संविधान संशोधन से संबंधित था। तो याद रखना भाई, चंपकदोई राजम, चंपकदोई राजम वर्सेस मद्रास राज्य, चंपकदोई राजम वर्सेस मद्रास राज्य, ठीक है। चंपकदोई राजम वर्सेस मद्रास राज्य में 1951 में पहला केस हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि किस केस के तहत संविधान में पहला संशोधन किया गया, तो चंपकदोई राजम वर्सेस मद्रास राज्य, ठीक है। ये आपका एडवांस लेवल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये पहला संविधान संशोधन आपका कंप्लीट हो गया। उसमें क्या हुआ था भाई, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। नवी अनुसूची जोड़ने के बाद भूमि अधिग्रहण आया था। भूमि अधिग्रहण के कानून को, मतलब नवी अनुसूची के कानून को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा संविधान संशोधन आया। दूसरा संविधान संशोधन 1951 और 1952 में, 1951 में हुआ और 1952 से इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ, ठीक है। इसके बाद तीसरा कानून आया। तीसरे कानून, चौथा कानून और पांचवा कानून, ये तीनों कानून लगभग एक के बाद एक आए थे, ठीक है। तो 1951 में पहला आया और 1951 के लास्ट में दूसरा आया जो 1952 से इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो दूसरा संविधान संशोधन हमारा 1952 में हुआ था, ठीक है। दूसरा संविधान संशोधन, भाई दूसरा संविधान संशोधन हमारा 1952 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसमें था क्या भाई, राज्यों का प्रतिनिधित्व,
दूसरा संविधान संशोधन राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित था। इसके बाद ठीक है, हम लोग आते हैं सातवां संशोधन। सातवां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1956 को। 1956 को जो सातवां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें हमारे 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसके बाद सातवें के बाद आठवां संविधान संशोधन। आठवां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1960 में। आठवां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। इसके तहत SC, ST और एंग्लो इंडियन, SC, ST और एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था, आरक्षण, वो 10 वर्ष बढ़ाया गया, ठीक है। याद रखना, जो आरक्षण, पता क्वेश्चन कैसे आएगा, आठवें संविधान संशोधन के तहत किसके आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, तो उसमें ऑप्शन आएगा SC, ST, एंग्लो इंडियन और OBC, ठीक है, मतलब नहीं किया गया था तो OBC, ठीक है। आठवें संविधान संशोधन 1960 में सिर्फ 3 ऐसे समुदाय थे जिनके रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। यह क्वेश्चन यूपीएसआई का पे पूछा गया था लास्ट ईयर, ठीक है। SC था, ST था और एंग्लो इंडियन, ठीक, SC था, ST था और एंग्लो इंडियन। वर्तमान में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व खत्म हो चुका है, ठीक है, खत्म हो चुका है 104वां संविधान संशोधन 2020 से, ठीक है। एंग्लो इंडियन होता कौन है? एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिनके पूर्वज कभी ना कभी भारतीय रहे हों और आज वो विदेश में रहने लगे हैं, ठीक है, तो वो एंग्लो इंडियन हो गया। तो दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, जिसके तहत राज्यों के प्रतिनिधित्व को बताया गया है। सातवां संशोधन 1956 में हुआ था, जिसके तहत हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान के समय भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं? तो आप बोल दो कि 14 का सीधे दोगुना 28 और 6 में 3 जोड़ दो 9, ठीक है। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। इसके बाद हमारा आता है 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 1961। याद रखना, इस संविधान संशोधन में दादरा नगर हवेली को शामिल किया गया। दादरा नगर हवेली को शामिल किया गया। इसके बाद हमारा आता है 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन 12वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 को। 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन दीव को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। गोवा, दमन दीव को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया, ठीक है। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, जिसके तहत दादरा एवं नागर हवेली को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 को हुआ, जिसके तहत गोवा, दमन दीव को भारत में शामिल किया गया। यहां से क्वेश्चन सीधे ऐसे ही बनता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा संघ राज्य क्षेत्र है जो 12वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया गया? गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। देखो यार, यहां से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, आप बता नहीं सकते हो, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई 10वें में दादरा, दा से दा, 10 मतलब दादरा, 10 मतलब दादरा, है ना, ऐसे लिखो आप 10 और दादरा, तो ये दा, इससे कनेक्ट करके आप दादरा 10 में डाल दो। उसके बाद 12वां में आप डाल दो DDG,
12वें में डाल दो डीडीजी। ऐसे ही कोड बना के याद करना, अगर रटोगे तो आपको याद नहीं हो सकता है। 12वें में आप क्या करोगे, डीडीजी, गोवा, दमन, दीव और गोवा, दमन, दीव और गोवा। ऐसे ही आप एक जगह लिख लोगे ना सारे, तो ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल मतलब कठिनाई की चीज नहीं है ये। अगर आप इसको कायदे से नहीं पढ़ोगे, है ना, तो भाई जिंदगी में तुमको आएगी नहीं। जीएस ऐसी चीज है जो समझ में किसी के नहीं आती है ना। मजा तो बहुत आता है पढ़ने में, लेकिन किसी के समझ में नहीं आती है। तो भाई अगर समझ के पढ़ना है तो स्मार्ट बनो भाई। इसके लिए क्या करो, कोड बना के याद कर लो। 10वां संविधान संशोधन, 10वां मतलब दादरा, 12वां संविधान संशोधन, 12 मतलब डीडीजी, गोवा, दमन और दीव। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है संविधान संशोधन 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन है 1962। देखो 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत एक नया राज्य बनाया गया था, और नागालैंड। नागालैंड नया राज्य बना। नया राज्य बना कब, 1963 में। और संविधान में के अनुच्छेद में 371 का जोड़ा गया। जो एक 13वां संविधान संशोधन था, 13वां संविधान संशोधन का हुआ 1962 में। इसके तहत एक नया राज्य बनाया गया, कौन, नागालैंड। नागालैंड जब नया राज्य बनाया गया तो 371 का एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया। अब क्वेश्चन यहां से ये आएगा कि 371 का में किस राज्य को परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, आपका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड कब बना, 1963 में। किस संशोधन के तहत बना, 13वां। इसके बाद हमारा आता है संशोधन नंबर 14, 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन 1963। इसके तहत पौंडीचेरी आया था। इसके तहत पौंडीचेरी बना था, पौंडीचेरी। तो 14वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा बना था भाई, पौंडीचेरी। ठीक है, अब यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए, जब ये 14वां संविधान संशोधन 1963 में था, तब इसका नाम था पौंडीचेरी। याद रखना, पौंडीचेरी। बट अब इसका नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी। तो क्वेश्चन यहां से ये पूछा गया है कि पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी कब रखा गया। तो आप याद रखना 2006 में। 2006 में पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी रखा गया। ठीक है, पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी रखा गया 2006 में। तो 13वां 14वां संविधान संशोधन आपका हो गया। 13वां संविधान संशोधन हो गया 1962 में, जिसके तहत 1963 में यार नागालैंड जोड़ा गया, और संविधान में एक नया आर्टिकल 371 का ए जोड़ा गया। उसके बाद आता 14 अमेंडमेंट एक्ट, 14वां संविधान संशोधन, जिसके तहत आपका पौंडीचेरी जोड़ा गया। जब वो जोड़ा गया था तब उसका नाम था पौंडीचेरी, लेकिन वर्तमान में नाम है पुदुचेरी। तो क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी कब पड़ा, तो आपका आंसर होगा 2006 में। यही से क्वेश्चन यार नाम चेंज वाले 2-3 और आते हैं, आप उसका रिवीजन कर लो एक बार। बंबई मुंबई कब बना, बंबई मुंबई कब बना, 1995। ठीक है, 1995। ठीक है, ठाकरे साहब की सरकार थी उस समय। बंबई मुंबई कब बना, 1995। मुंबई का नाम मुंबई क्यों रखा गया है, क्योंकि भाई मुंबई के समुद्र के तट पर एक मुंबा देवी का मंदिर है, जो मछुआरों की देवी है। तो उन देवी जी के नाम पर बंबई का नाम मुंबई रखा गया। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आज का जो कर्नाटक है वो पहले क्या था, मैसूर। मैसूर, और मैसूर भाई टीपू सुल्तान का क्षेत्र आता था। 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, 1799 में। ठीक है, उसके बाद से यहाँ का जो राज्यकाज था वो थोड़ा गड़बड़ करने लगा। तो याद रखना मैसूर कर्नाटक कब बना, आज का जो कर्नाटक है वो पहले का मैसूर था। तो मैसूर कर्नाटक 1973 में बना था। मैसूर कर्नाटक कब बना था भाई, 1973 में। और पौंडीचेरी पुदुचेरी कब बना था, 2006 में। ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अमेंडमेंट आता है, अमेंडमेंट नंबर 15, 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन यह भी हमारा 1963 में हुआ था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था यार, कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, पहले इनकी रिटायरमेंट की एज थी 60 साल, अब इनकी रिटायरमेंट की एज है 62 साल, जो अभी तक है। ठीक है, तो आपको यह लिखना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश
हाई कोर्ट के न्यायाधीश की उम्र 60 से बढ़कर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 60 से बढ़कर 62 की गई। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश की उम्र है वो 60 से बढ़कर 62 कर दी गई। हमने हाईकोर्ट जब आपको पढ़ाया था तो हाईकोर्ट से कुछ रिवीजन कर लो यार। आर्टिकल 214 है, आर्टिकल 226 में ये मूल अधिकारों के खिलाफ रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की रिट जारी करता है। आर्टिकल 215 में ये लिखा है कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। आर्टिकल 220 हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से किसी को बनाया जा सकता है, ठीक है। अस्थायी रूप से बनाया जा सकता है जब स्थायी मुख्य न्यायाधीश ना हो, जब स्थायी मुख्य न्यायाधीश ना हो। अब यहीं से अगर हाईकोर्ट की बात की गई है तो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज होती है 62 साल। इनकी मिनिमम एज हाईकोर्ट के जज बनने की न्यूनतम उम्र कुछ नहीं है, याद रखना, न्यूनतम उम्र नहीं है, बट रिटायर्ड की उम्र 62 ईयर्स है। इनको शपथ हमारे कौन दिलाते हैं? राज्यपाल, ठीक है। और इनका नॉमिनेशन कौन करता है? राष्ट्रपति। इनका ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कहां से आता है? तो राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि को किस आर्टिकल में दर्शाया गया है? तो 243 का आई, ठीक है। अगर वो पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश जब रिटायर्ड हो जाता है तो उसके बाद इसका पेंशन कहां से आता है? तो वो भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि का आर्टिकल है 266, ठीक है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करेंगे, नहीं मामला लंबा हो जाएगा। इसके बाद 15वां संविधान संशोधन 1963 हो गया। अब इसके बाद आता है 21वां संशोधन 1967। 21वां संशोधन 1967। इसके बाद देखो 21वां संविधान संशोधन 1967 क्या कहता है? ये कहता है कि भारत के संविधान में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। भारत के संविधान में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड 2-3 आर्टिकल और है, ठीक है। आर्टिकल कौन कौन से वो है? जो हमारी 8वीं अनुसूची से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची में क्या है? हमारी भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। आज कितनी है? 22। 15वीं कौन थी? सिंधी। 2 भाषाएं ऐसी कौन सी है जिनके लिए साहित्य सम्मान नहीं मिलता है? तो अंग्रेजी और राजस्थानी, ठीक है। इसके बाद 15वीं भाषा जब सिंधी आ गई तो इसके बाद एक देखो भाषाओं से रिलेटेड ही है 21, उसके बाद आता है 71, उसके बाद आता है 92। 21, 71, 92 कभी कभी क्वेश्चन यहां से यूपीएसआई में आया है। आप लास्ट ईयर का पेपर देखो तो जो मैं संशोधन यहां बोल रहा हूं तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको नहीं मानना है तो आप किरण की बुक आती है, बहुत मोटी आती है, जैसे मैथ्स की आती है वैसे जीएस की भी आती है, किरण की बुक। लगभग उसमें 10 से 20 हजार क्वेश्चन है अप्रॉक्स। तो आप उसमें ये देख लेना, ये सारे क्वेश्चन, मैं अभी फालतू क्वेश्चन कराता ही नहीं हूं, ठीक है। तो 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। इसके बाद भाषाओं से संबंधित 3 संशोधन है भारत के संविधान में, 21, 71 और 92। 21 में जोड़ी गई थी सिंधी, 71 में जोड़ी गई थी सिंधी के बाद मैथिली, कोंकणी और नेपाली, मैथिली, कोंकणी और नेपाली। फिर 92 में जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी और संथाली, बोडो, डोगरी और संथाली, ठीक है। तो 21, 71, 92 3 आपके संशोधन संबंधित है किससे? भाषाओं से। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि निम्न में से कौन सा संशोधन भाषाओं से संबंधित नहीं है, ऑप्शन है 21, 71, 92 और 102, तो आपका आंसर हो जाएगा 102, क्योंकि 21, 71, 92 3 ऐसे संशोधन है जो हमारी भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। आज कितनी है? 22। 15वीं कौन जोड़ी गई? सिंधी, ठीक है। 2 भाषाएं कौन सी है जिनके लिए सम्मान नहीं मिलता? तो अंग्रेजी और राजस्थानी। ये अपने दिमाग में नोट कर लेना, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 15वां संशोधन और 21वां संशोधन, ठीक है। तो 15वें संशोधन में क्या हुआ था यार? हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी उम्र बढ़ाई गई थी, कितनी? 60 से 62 की गई थी। 21वां संशोधन में क्या हुआ था भाई? सिंधी को 15वीं भाषा घोषित किया गया था। इसके बाद अमेंडमेंट नंबर है 23वां संशोधन 1970। देखो जो भी 50, 60, 70, 80, 90, 2000 ये अगर क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं संशोधन,
तो मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है कि ये 10 साल के रिजर्वेशन वाले ही हैं, ठीक है, याद रखना। SC ST के लिए आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाया गया। यहां पे एंग्लो इंडियन लिख लेना भाई। SC ST और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाया गया, ठीक है। देखो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। जब भारत का संविधान 50 में लागू हुआ था तो उस समय आरक्षण था, ठीक है, अभी भी है। याद रखना, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आरक्षण कितने वर्ष तक का होता है, आजीवन नहीं होता है। याद रखना, जो आरक्षण रिजर्वेशन है वो आजीवन नहीं है, मात्र 10 साल का होता है। 10 साल के बाद उसकी वैलिडिटी आगे बढ़ा दी जाती है। आरक्षण सिर्फ मूल संविधान में 10 वर्ष के लिए ही था, 10 वर्ष के लिए ही था, लेकिन जो भाई अब वो चूंकि वो राजनीतिक कारण हो गया है ना, तो वो जो सरकार आती है भाई 10 साल के लिए उसको और एक्सटेंड कर देती है। तो जो आरक्षण की जो हमारे संविधान में लिमिट है वो 10 वर्ष है, ये भी याद रखना। आरक्षण की लिमिट 10 वर्ष है, आजीवन नहीं है, ठीक है। और समय समय पर संविधान संशोधन करके उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने 1960 में भी एक अमेंडमेंट पढ़ा था, उसमें भी 10 वर्ष बढ़ाई गई थी। 1970 में भी आप 10 वर्ष बढ़ाओगे, ऐसे आगे 1980 में बढ़ाओगे 90। इसके बाद हमारा संशोधन नंबर आता है 24वां संविधान संशोधन, जो हुआ था 1971 में। 24वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1971 में, इंदिरा गांधी ने किया था। याद रखना, इंदिरा गांधी ने बैक टू बैक 3 संशोधन किए थे 1971 में, ठीक है। इंदिरा गांधी ने 1971 में बैक टू बैक 3 संशोधन किए थे, तभी भैया वो पूर्ण बहुमत से आई थी। 24, 26 और 27। अभी हम आपको बता रहे हैं ये तीनों कैसे कैसे संबंधित थे। 24वां संशोधन, 26वां संशोधन और 27वां संशोधन, तीनों ही 1971 में हुए थे, 1971 में हुए थे। देखो अब तीनों का मतलब क्या है। जो 24वां संविधान संशोधन था, वो 24वां संविधान संशोधन ये बोलता था कि संसद को ये पावर दी जाती है, संसद को ये पावर दी जाती है कि मूल अधिकार और किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है। मूल अधिकार और किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है। ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह बोला गया था कि मूल अधिकार और किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है। मैं आपको अभी 1-2 क्लास में पॉलिटी खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपको अब इंदिरा गांधी पे एक बार पूरा वीडियो बना दूंगा, आपको यह बताऊंगा कि ऐसी क्या क्या परिस्थितियां रही थी 1979 में, जब इनका एक 24 वो आया था, जो 14 बैंकों का विलय आया था, जब एम हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति बने थे 1969 में, ठीक है। तो क्या किया था इन्होंने, बैंकों का विलय कर दिया था, ठीक है। बैंकों का विलय करने के बाद बहुत इन्होंने, इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही शुरू कर दी थी। तानाशाही शुरू करने में संविधान इनके आगे आता था, मतलब संविधान, कुछ ऐसे इनके मनोकामनाएं थी जो संविधान के होते हुए ये पूरी नहीं कर पा रही थी। तो अपनी उन मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या, दे दनादन संशोधन करना शुरू कर दिया। जब संशोधन करना शुरू किया तो भाई उसमें एक ये भी संशोधन आ गया, अभी आपको गोलकनाथ वाला केस बताएंगे, केशवानंद भारती वाला केस बताएंगे, है ना, फिर आर बोमई वाला केस बताएंगे, फिर उसके बाद AK लोहड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी केस बताएंगे। ये सारे केस जो है ना, जब इंदिरा गांधी के सामने आए और बैक टू बैक इंदिरा गांधी की जब हार हुई, ठीक है, और कोर्ट की फटकार लगी, तो इन्होंने क्या किया भाई, चूंकि संसद को यह पावर है कि भाई जो कानून बनाएगी वो लागू होगा। भारत का न्यायालय सिर्फ संविधान पे चलता है ना। अगर संविधान का उल्लंघन आपने किया तो आपको दंड मिलेगा, अगर आपने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है, संविधान का उल्लंघन नहीं है, फिर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको न्यायपालिका कुछ भी नहीं कर सकती। तो इन्होंने क्या किया, 24वां, उसी खिसियाट में, अब ये सारी डिटेल आपको हम इंदिरा गांधी की जब वीडियो बनाएंगे तो सब कुछ एक बैक टू बैक आपको बताएंगे, हर चीज आपके दिमाग में समझ में आ जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि 1971 में जो इंदिरा गांधी की कंडीशन थी वो बहुत खराब हो गई थी।
मूल अधिकार और किसी भाग में संशोधन करने का इन्होंने प्रस्ताव पारित करा दिया, विधेयक बना दिया और राष्ट्रपति साहब ने साइन करा लिए। जैसे ही राष्ट्रपति ने साइन किया तो विधेयक चेंज इनटू एक्ट, कानून बन गया, कानून बन गया और वो लागू हो गया। जब मूल अधिकारों पे आप संशोधन करने लगे तो भारत में बचा ही क्या भैया। अगर आपके मूल अधिकार जो 12 से 35 तक भाग 3 में अमेरिका से लिए गए उनमें संशोधन नहीं हो सकता है। अगर संसद ये बिल पारित कर दे और उसको कानून बनवा ले कि मूल अधिकारों में हनन संशोधन हो सकता है, तो फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस बात की। अगर मूल अधिकार भी आपके लिए जा रहे हैं तो फिर काहे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यही केस आगे चल के इनके लिए जहर का काम करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आया 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन, अब देखो बैक टू बैक इनकी कलाबाजी ये थी कि जब इतना सब हुआ तो इन्होंने जनता को खुश करने के लिए क्या किया कि भाई 26वां संविधान संशोधन 1971 ले आई, ताकि यहां से जनता का ध्यान हट जाए, जनता का ध्यान यहां से हट जाए और यहां पे आ जाए। इन्होंने क्या किया, 26वें संविधान संशोधन 1971 में ही इन्होंने क्या कर दिया, जितने राजा थे, राजा रजवाड़े, प्रिवी काउंसिल जिसको बोलते हैं, राजा रजवाड़ों की पेंशन बंद कर दी इन्होंने, राजाओं की पेंशन बंद कर दी। राजाओं की पेंशन बंद कर दी, है ना। तो जो भी भाई उस समय ग्वालियर के राजा थे, राजस्थान में जो राजा रजवाड़े थे, इन्होंने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस का जब विरोध करना शुरू किया तो वो कांग्रेस से हट गए, उन्होंने निर्विरोध चुनाव लड़ा, ठीक है भाई, राजा वो जीती गए। तो संविधान संशोधन 26वां किससे संबंधित है। लेकिन जैसे ही जनता को यह पता चला कि अरे इंदिरा गांधी ने तो राजाओं की पेंशन बंद कर दी, अब वो जो पेंशन आएगी, मतलब जो उनको पेंशन जा रही थी उससे हम लोगों का कल्याण होगा। इंदिरा गांधी ने ये एक राजनीतिक हथकंडा था। इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि जो हम राजाओं को हम पेंशन दे रहे हैं, वो सारी पेंशन उनको ना देके हम जनता के कामों में लगा देंगे। तो भारत की जनता पागल हो गई, देते रहे कि इनको जिता दिया, पूर्ण बहुमत से जिता दिया। उसके बाद इन्होंने फिर से अपना काम दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो भारत की जनता समय समय पर अंग्रेजों के जमाने से लेकर 1914 से लेकर, या हम लोग और गए 1857 से लेकर तमाचे ही खाते बेचारी चली आ रही है, उसको कभी, और आज भी तमाचे ही खा रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो तो सरकार आज भी हम लोगों के तमाचे मार रही है, लेकिन हम लोग इनडायरेक्टली समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो राजाओं की पेंशन बंद कर दी। बंद करने के बाद जनता बहुत खुश हो गई कि जो पेंशन जाती थी वो हमको मिलेगी। तो 26वां संविधान संशोधन 1971 किससे संबंधित, राजाओं से। हम आपको इंदिरा गांधी वाला जो इमरजेंसी के नाम से हम आपको एक वीडियो बना के देंगे, आप उसको पूरा देख लेना। आपको ये कम से कम 20 उसमें संशोधन आ जाएंगे जो आपको बिल्कुल एक थीम में समझ में आ जाएंगे, आप सब कुछ बता दोगे, है ना। इसके बाद आता है 27वां संविधान संशोधन। 27वां संविधान संशोधन बोलता है कि भाई पूर्वोत्तर में एक समिति बनाई गई, पूर्वोत्तर विकास के लिए समिति बनी, परिषद बनी, ठीक है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट छूट रहा था, तो 1971 में इलेक्शन, दिस इज ओनली फॉर इलेक्शन। 1971 में इलेक्शन के लिए, मतलब चुनाव जीतने, इन्होंने क्या किया, पूर्वोत्तर राज्यों को खुश करने के लिए इन्होंने पूर्वोत्तर के नेताओं को बुलाया और बोला भाई पूर्वोत्तर विकास परिषद बनाई जाएगी और वो सिर्फ पूर्वोत्तर के विकास पर ही ध्यान देगी। तो भाई नॉर्थ ईस्ट भी खुश हो गया। तो इस तरह से ये सारे सर्कमस्टेंसेस थे जो इंदिरा गांधी के चुनाव के लिए बहुत फायदेमंद हुए, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, उसमें यह प्रावधान था कि मूल अधिकार के साथ साथ संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है। 26वां संविधान संशोधन हमारा आया राजाओं से, ठीक है। प्रिवी पर्सन में राजाओं में क्या उन्होंने बोला कि राजाओं की जो पेंशन थी वो अब नहीं मिलेगी, राजाओं की पेंशन नहीं मिलेगी। और हाँ, उसी से एक बात और देखो याद आ गई कि राजाओं के जो महल थे, जो आज देख रहे हो ना महल हमारे सारे टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं,
टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं। जितने भी महल थे, राजस्थान जाओ, एमपी ग्वालियर जाओ, है ना, जितने भी टूरिस्ट महल थे वो आज टूरिस्ट स्पॉट बना दिए गए हैं। और राजाओं, भाई राजा रजवाड़ा अब तो खत्म हो गया, तो जितनी राजाओं की महल थे उससे जो भी कलेक्शन टैक्स आता है तो वो सरकार अपने पास रखती है। तो ये एक तरह से राजाओं को चिढ़ाने के लिए इन्होंने ये सब कुछ काम किया था। चिढ़ाने क्या मतलब, राजनीतिक, ये सारी चीजें राजनीतिक थी, है ना। अब इसको जो भी कांग्रेस प्रिय आदमी होते हैं, है ना, तो वो उनके हिसाब से देखते हैं, और जो कांग्रेस एंटी होते हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं। लेकिन हम लोग एक स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं, तो हम लोग अपने एग्जाम के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ये सारा फैक्ट हमने जो बताया है, ये भाई एक थीम आपको दिमाग में बनाने के लिए है। बाकी आपको याद सिर्फ 3 चीजें रखनी है कि 24वां, 26वां और 27वां। 24वें में हमारा क्या हुआ था, मूल अधिकारों को लेकर संसद किसी भी उसमें भाग में संशोधन कर सकती है। 26वें में प्रीवी पर्सिव जो राजाओं की जो पेंशन वगैरह होती थी उन्होंने बंद कर दी गई। और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसमें पूर्वोत्तर विकास परिषद का गठन किया गया। इसके बाद हमारा आता है संविधान संशोधन 35वां 1974 और 36वां 1975। ये दोनों यार इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग पेयर भी है। देखो इसमें ये नहीं सॉरी 34-35 है यार, 34वां और 35वां, ठीक है। इसमें दोनों में यार आता क्या है कि हाँ, इसमें दोनों में ये आता है कि सिक्किम 34-35 नहीं बेटा, 35-36 है, ठीक है। इसमें सिक्किम में है, इसमें भी सिक्किम बना था, इसमें भी सिक्किम बना, ठीक है। 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाया गया। आप सीधे बोलेंगे कि सिक्किम को राज्य क्षेत्र में मिलाया गया, और इसमें क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये दोनों संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित है। एक में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया है और एक में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 37वां संशोधन। 37वां संशोधन, जो हमारा 37वां संशोधन है वो अरुणाचल प्रदेश, हाँ 37वां संशोधन है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लिए मंत्री परिषद बनी, मंत्री परिषद बनी। इसके बाद हमारा आता है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन आता है 1976। इसको हम लोग सबसे पहला, आपको याद रखना है, इसको लघु संविधान बोलते हैं। इसको हम लोग लघु संविधान बोलते हैं, इसको हम लोग लघु संविधान बोलते हैं, ठीक है। ये 1976 में हुआ था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लघु संविधान। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। इसमें लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसी में हमारी प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। इसी में क्या हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन हुआ। और संशोधन होने के बाद कौन से शब्द जोड़े गए थे भाई, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वें का संविधान संशोधन कब हुआ भाई, तो 1976 में। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। और इस संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, लघु संविधान, ठीक है। इसके द्वारा लोकसभा का कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ये इमरजेंसी का ही समय था, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद इस समय राष्ट्रपति साहब थे, ठीक है। तो प्रस्तावना में शब्द संशोधन किया गया, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको हम लोग एक दूसरा बोलते हैं स्वर्ण सिंह समिति। कभी कभी ऑप्शन में ये भी डाल देता है,
कि किस समिति को 42वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है, तो स्वर्ण सिंह समिति। इसके आधार पर ही 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, 10 मूल कर्तव्य याद रखना। मूल कर्तव्यों के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने स्वर्ण सिंह कमेटी गठित की थी। जो स्वर्ण सिंह कमेटी हमारी थी, उन्होंने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सलाह दी थी। मेरा क्वेश्चन यही है कि जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी वो मूल कर्तव्यों के लिए बनाई गई थी, और मूल कर्तव्य जो थे उसमें कितने मूल कर्तव्यों की बात की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। तो याद रखना, जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, इन्होंने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की बात की थी। 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की बात की थी, ये बात याद रखना। 10 इन्होंने नहीं कहा था। जो 1976 में मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे भाई, आपने ये याद कर लिया 10। अगर क्वेश्चन ये बोल दे, आपको ये भी पता कि मूल कर्तव्यों के लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, लेकिन जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की सलाह दी थी, तो 8। ये याद रखना 8, लेकिन जोड़े कितने गए, 10। ठीक है, तो सलाह दी गई थी 8 की, जोड़े गए 10। तो इस तरह से ये हमारा 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग लघु संविधान बोलते हैं, 1976 में हुआ। स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, इसको लघु संविधान कहते हैं। लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। मात्र 1 बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। सीधे क्वेश्चन, ये प्रस्तावना से बहुत क्वेश्चन आते हैं यार। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे संशोधन करने के बाद, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें। कब जोड़े गए, 1976 में। क्या उसके बाद कभी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पहला क्या फैक्ट बोला गया था कि विधानसभा व लोकसभा, विधानसभा व लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया, पुनः 5 वर्ष हुआ। इसके पहले 42वें में 1 वर्ष बढ़ाया था ना। इसके बाद राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति संबंधी जो विवाद थे, संबंधी विवाद पुनः सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। पुनः सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजेगा, किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजेगा, लेकिन दोबारा आने पर पास करना जरूरी होगा। ठीक है, पास करना जरूरी होगा। इसके बाद इसमें आता है कि आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लगेगा, लिखित सलाह पर लगेगा। ठीक है, जो आपातकाल होगा वो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लगाया जाएगा। इसके बाद इसमें फैक्ट एक और बहुत सारे आते हैं। पहला राष्ट्रपति के पास ये पावर होगा कि आंतरिक अशांति के आधार पर, जो आर्टिकल 352 है वो आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगेगा। अनुच्छेद 352 आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद आपातकाल के समय दैहिक स्वतंत्रता,
प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 21 है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता सीमित नहीं की जा सकती, सीमित नहीं हो सकती। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 है, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। सबसे पहला लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष हुआ। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के जो विवाद होते थे ना, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे। उसके बाद राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को दोबारा मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है। बाय द वे, राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद ने कोई भी विधेयक कानून बनाने के लिए भेजा, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है मंत्रिमंडल के पास। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो राष्ट्रपति को साइन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद साइन करना अनिवार्य होगा। लेकिन हमने आपको यह बताया था कि आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 ये बोलता है कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार है। पहला, साइन कर दे, दूसरा, अपनी जेब में डाल ले, तीसरा, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। तो उसमें तो पुनर्विचार के लिए वापस किया गया था, लेकिन उसमें भाई क्या कर दिया गया, अगर दोबारा आएगा तो उसको पास करना जरूरी हो जाएगा। इसमें आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल कब लगाएगा, जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से देगा, ये याद रखना। इसके बाद आर्टिकल 352 आप लोग ये पढ़ते हो कि सशस्त्र विद्रोह के द्वारा ये लगेगा, लेकिन क्वेश्चन ये आता कि सशस्त्र विद्रोह जोड़ा कब गया, तो 1978 में। सशस्त्र विद्रोह की जगह कौन सा शब्द हटाया गया, तो आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, आपातकाल के समय प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सीमित नहीं की जा सकती। और एक बात और इसमें और याद रखना कि जो भी आपातकाल लगाया जाएगा, 1 महीने के अंदर संसद की संस्तुति लेनी जरूरी होगी। 1 महीने के अंदर संसद की परमिशन लेना जरूरी होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही माइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संशोधन के पार्ट 2 में मिलेंगे। उसमें जो जितने भी संशोधन हमारे बचे हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद पॉलिटी लगभग आपकी खत्म हो चुकी है, ये हम लोग लास्ट स्टेज में है। ठीक है, तब तक भाई पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, और भाई